आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजेश सर जीके में। आज हम चर्चा करेंगे हमारे जो पीछे का टॉपिक चल रहा था राजस्थान का एकीकरण, उसके आगे के कुछ चरणों के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछले जो 2 भागों का अध्ययन किया, उसके पश्चात आज हम आपके लिए लेके आ रहे हैं राजस्थान एकीकरण का तीसरा भाग यूट्यूब के ऊपर, राजेश सर जीके नामक चैनल के ऊपर। आज हम चर्चा करते हैं राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में। यहाँ से सवाल क्या बनता है, तो पहला सवाल ये है कि राजस्थान शब्द का एकीकरण के किस चरण में सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, तो आपको एक ही जवाब देना, दूसरे चरण में। और आज हम इस पूर्व राजस्थान संघ के जब निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे तो मैं प्रयास करूंगा कि आपको बारीकी से इसका अध्ययन करवा पाऊँ। आपको जो भी महत्वपूर्ण चर्चा है उसी की हम यहीं पर साथ में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम की दृष्टि से और समझने की दृष्टि से भी हम इस टॉपिक का बहुत ही बारीकी से अध्ययन करने वाले हैं। अगर आपका सहयोग बना रहा तो हम आगे के भी टॉपिक बारीकी से अध्ययन करेंगे। आइए चलते हैं हम राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के ऊपर। लेकिन जो पिछले वीडियो में मैंने आपको एक तो राज प्रमुख और एक प्रधानमंत्री की ट्रिक बताई थी और उद्घाटनकर्ता की भी ट्रिक बताई थी, लेकिन उद्घाटनकर्ता तो आप तो ऐसे याद कर लोगे, गोडगिल चाचा पटेल। लेकिन राज प्रमुख और प्रधानमंत्री हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए कि राजस्थान एकीकरण के चैप्टर में अगर हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से कोई महत्वपूर्ण बेजा गुणों महत्वपूर्ण है तो वे है अपने राज प्रमुख और प्रधानमंत्री। तो आओ चला आगे। राज प्रमुख और प्रधानमंत्री की ट्रिक आपको याद होगी। राज प्रमुख की तो मैंने आपको क्या बताई थी, उदय, भीम, भूपाल और मान सिंह। उदय, भीम, भूपाल, मान सिंह। और प्रधानमंत्री की मैंने आपको बताई थी सोगो माही। तो ये आपको याद होगी, और नहीं याद है तो आप पीछे के वीडियो में जाकर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और पुनः आप इसको समझ सकते हैं। एकीकरण के पहले 3 चरण तो हुए थे 48 में, आगे के 2 चरण हुए थे 49 के अंदर, और इसके पश्चात एक 50 में और एक 56 के अंदर हुआ था। तो 3 48, 2 49, एक 50, एक 56 कौन कौन से हो गए। तो पहला तो अपने मत्स्य संघ था, जिसमें अपन ने उसका उद्घाटन किया था 18 मार्च 1948 को। और आज जो हमारा दूसरा चरण है, कौन सा, राजस्थान पूर्व राजस्थान संघ, इसका जो उद्घाटन किया जाता है पीछे के वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने अच्छे से इसको समझाने का प्रयास किया, उद्घाटन कब किया गया कब नहीं किया गया, इनकी जो डेट वगैरह है इनको समझाने का प्रयास किया, तो आप पीछे के वीडियो में देखना। और आप सभी को पता है कि दूसरे चरण का जो निर्माण या उद्घाटन किया गया था, जिसका नाम पूर्व राजस्थान संघ रखा गया था, इसका उद्घाटन किया गया था 25 मार्च 1948 को। 25 मार्च 1948 को किया गया था। फिर अगला सवाल कि भाई इसका उद्घाटनकर्ता कौन था, तो आपको सबको अच्छे से याद है, गोडगिल चाचा पटेल। तो पहले 2 चरणों का उद्घाटनकर्ता कौन थे, केंद्रीय मंत्री NV गोडगिल, नरहरि विष्णु गोडगिल। तत्पश्चात आता है कि इसमें रियासतें कौन कौन सी शामिल की गई थी, अर्थात शामिल रियासतें, ये आपको ध्यान में रखनी है कि इस एकीकरण के दूसरे चरण में कौन कौन सी रियासतें शामिल की जाती है। तो इस चरण में 9 रियासतों को शामिल किया गया था और 2 ठिकानों को सम्मिलित किया गया था। सर 2 ठिकाने, ये जो 2 ठिकाने मैंने यहाँ पर लिखे हैं, मुझे पता है कि आपने एकीकरण के दूसरे चरण में आपने इतना ही पढ़ा है कि 9 रियासतों के साथ में कुशलगढ़ ठिकाने को विलय किया गया था, लेकिन मैं आज आपके सामने लावा ठिकाने का भी विलय इसी चरण में करूंगा। और आप सोच रहे हो सर आप हमें गलत क्यों बता रहे हो, तो मैं आपको गलत नहीं बता रहा हूँ। कुछ हमारे राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की, या आप ये कह सकते हैं कि भारत सरकार के द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जो पुस्तक है राजस्थान का इतिहास, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, जो कि हमारे डॉक्टर हुक्मचंद जैन और नारायण लाल माली के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा एक और पुस्तक है, वही राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर की पुस्तक है, आधुनिक राजस्थान का वृत्त इतिहास खंड 2, जो कि डॉक्टर रामप्रसाद व्यास के द्वारा लिखी गई है। तो आप इन पुस्तकों में जाकर राजस्थान एकीकरण के जो अध्याय है उसके अंदर जाके आप देख सकते हो, इसमें स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है कि कुशलगढ़ और लावा ठिकाने का विलय है वो पूर्व राजस्थान संघ में किया गया। सर अब इन 9 रियासतों को हम कैसे याद रखोगे, तो इसके लिए हमारे राजस्थान के अंदर एक बहुत ही बड़ी ट्रिक प्रसिद्ध है, जो कि शायद आपको याद भी होगी, और वही ट्रिक हम यहाँ पर प्रयोग में लेने वाले हैं। और वो ट्रिक है, ध्यान से सुनना आप, बाबू सोना से शुरू करेंगे। तो अब बाबू सुबह सुबह झाड़ू निकाल दिए, तो झाड़ू, बाबू झाड़ू की को परसाटो, तो बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो, बाबू झाड़ू की को परसाटो। तो बाबू झाड़ू की को परसाटो, इसमें है आपकी ये 9 रियासतें। सर कौन कौन सी है, तो बा से बनेगी आपके बांसवाड़ा रियासत,
बू से बनेगी आपके बूंदी रियासत, झा से बनेगी आपके झालावाड़ रियासत, डू से बनेगी डूंगरपुर रियासत, के से आपके रियासत बनेगी किशनगढ़ रियासत, को से बनेगी आपके कोटा रियासत, परसाटो तो एक तो होगी आपके इसमें प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के बाद में आती है दूसरी शाहपुरा और तीसरी आती है आपके टोंक रियासत। तो ये 9 रियासतें मिलाई गई थी इसमें बाबू, झाड़ू की, को, परसाटो। सर 2 ठिकाने कौन कौन से मिलाए गए थे? तो एक तो मिलाया गया था कुशलगढ़ ठिकाना जो कि वर्तमान बांसवाड़ा में आता है और ये हमारे राजस्थान की अंतिम दक्षिणतम तहसील है। इसके अलावा एक मिलाया गया था लावा ठिकाना। कौन सा ठिकाना? लावा वर्तमान आप सबको पता है टोंक में, और कुशलगढ़ ठिकाना मिलाया गया। तो ये 9 रियासतें थी और ये 2 ठिकाने थे, तो इनका विलय किया गया था। इसके पश्चात अगर हम चर्चा करें कि और कौन सी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इसके पश्चात हमारे लिए महत्वपूर्ण बनता है कि इससे पूर्व राजस्थान संघ का राज प्रमुख किसे बनाया गया था। तो ये जो रियासतें शामिल की गई है, इनमें जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी आपके कोटा रियासत। कौन सी रियासत थी? तो कोटा रियासत इनमें सबसे बड़ी रियासत थी। तो कोटा के शासक थे महाराव भीम सिंह, इनको बनाया गया था राज प्रमुख। फिर राजधानी के बारे में चर्चा करें तो सबसे बड़ी रियासत थी कौन सी? कोटा। तो इसकी राजधानी भी किसे बनाई गई थी? कोटा को बनाया गया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए उद्घाटन आ गया, उद्घाटनकर्ता आ गया, शामिल रियासतें हो गई। इसके पश्चात राज प्रमुख चर्चा कर ली, राजधानी की चर्चा कर ली। अब इसके बाद में आता है आपके प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनाया गया था शाहपुरा के गोकुल लाल असावा को। इसको बनाया गया था गोकुल लाल असावा। यहाँ से देखो एग्जाम की दृष्टि से कई बार सीधे सवाल आपको पूछ लिए जाते हैं कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण में निम्न में से किसे प्रधानमंत्री बनाया गया, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण पूर्व राजस्थान संघ में किसे प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो गोकुल लाल असावा को बनाया गया था। इसके पश्चात अगर हम चर्चा करें कि और कौन कौन सी मेन मुख्य बातें अपने को याद रखनी है, तो देखो वैसे एग्जाम में पूछा तो नहीं गया, लेकिन फिर भी आप ध्यान में रख लेना। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि एकीकरण के दूसरे चरण का क्षेत्रफल कितना था, तो एकीकरण के दूसरे चरण का जो क्षेत्रफल था वो था आपके 16,807 वर्ग मील था। इसके अलावा अगर हम चर्चा करें कि वार्षिक आय कितनी थी, तो यहाँ की जो वार्षिक आय थी वो थी आपके 1,90,00,000। यानी कि ये जो 9 रियासत 2 ठिकाने थे, इनकी वार्षिक आय कितनी थी? 1,90,00,000। और जनसंख्या के बारे में चर्चा करें तो लगभग 23,34,220 ये थी यहाँ की जनसंख्या। ध्यान में नहीं रखना है, रखना चाहो तो रख लेना, बाकी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी पीछे के जो पटवार में वो पूछा गया था सवाल के मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी, तो 184 लाख थी, जो कि अपन पीछे के वीडियो में चर्चा कर चुके हैं। तो ये तो हो गए हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, जो हमें रटने ही पड़ेंगे या समझने पड़ेंगे। अगर आप समझ जाते हो तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छा रहेगा। और नहीं समझ पाते हो तो मेरा मानना तो यही है कि आप इनको घर पर बैठ के रट लीजिए, क्योंकि इसका और कोई इलाज नहीं है। अब देखिए हम आगे चर्चा करते हैं कि आखिर इन रियासतों का विलय हमारे राजस्थान में किस प्रकार किया गया, क्या इन रियासतों में कोई परेशानियां आई, किस प्रकार क्या घटनाएं हुई इन रियासतों के विलय के दौरान, उन्हीं सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। ये तो हमारे एग्ज़ाम की दृष्टि से जो हमें याद रखना है, एग्ज़ाम में जो सवाल पूछते हैं वो तो आपको इन्हीं मैटर से मिल जाएंगे। और भी कुछ महत्वपूर्ण सवाल बनेंगे जो कि आपके उच्च स्तरीय एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही काम आएंगे। चाहे आप रीट की तैयारी कीजिए, चाहे आप RS की तैयारी कीजिए, चाहे लेक्चरर की तैयारी कीजिए, चाहे आप सेकेंड ग्रेड की तैयारी कीजिए, चाहे SI की तैयारी कीजिए, कौन सा भी वैकेंट हो हमारे राजस्थान का, उन सभी के कुछ महत्वपूर्ण, कुछ अनसुलझे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जो पूछे भी जा चुके हैं, जो कभी आपको कोचिंगों में पढ़ाया भी नहीं जाता है, उन सभी तथ्यों पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं कि किस प्रकार हमारे एकीकरण के दूसरे चरण का निर्माण किया गया था। तो ध्यानपूर्वक सुनते रहना। ये जो रियासतें हैं हमारी, जिनका विलय अभी हमने किया है एकीकरण के दूसरे चरण के अंदर, तो ये सभी की सभी रियासतें ध्यानपूर्वक देखना कहाँ कहाँ से हमने ली है, कहाँ से नहीं ली है। तो देखिए इन रियासतों में एक तो देखो बाबू, झाड़ू की, को, परसाटो, तो यानी कि झालावाड़, बूंदी, कोटा, यानी कि ये वाला क्षेत्र। सर 12 नहीं था क्या? 12 कोई रियासत नहीं थी, यहाँ पर 3 ही रियासतें थी, बूंदी, कोटा और झालावाड़।
ठीक है। तो 3 रियासतें थी, हाड़ौती क्षेत्र में 3 रियासतें थी और विशेष रूप से यहाँ के वागड़ का क्षेत्र कौन कौन सी, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। तो ये तो हो गई 5। इसके अलावा 4 रियासतें और रह गई। तो डूंगरपुर एक हो गई आपके किशनगढ़, यह वाला क्षेत्र किशनगढ़ का। इसके अलावा आपके प्रतापगढ़, यहीं पड़ती है प्रतापगढ़। इसके अलावा आपके शाहपुरा यहाँ पर है, भीलवाड़ा ज़िले में पड़ती है शाहपुरा। और एक आती है आपके टोंक, जो कि इस वाले क्षेत्र के अंदर स्थित है। तो इन रियासतों का विलय किया गया था। आप एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि ये वाला क्षेत्र मिलाया गया था और ये वाला क्षेत्र मिलाया गया था। तो सर ये बीच में कौन सी रियासत है, तो ये बीच में रियासत थी आपके मेवाड़ रियासत। अब देखिए हम चर्चा करते हैं क्या हुआ क्या नहीं हुई, विशेष घटना क्या थी इनकी। तो जब मत्स्य संघ का निर्माण किया गया था तब देसी जो हमारा रियासती विभाग था, रियासती सचिवालय था, उस रियासती सचिवालय ने इन रियासतों को कह दिया था कि आपका विलय या तो मध्य भारत में किया जाएगा या मालवा के क्षेत्र में किया जाएगा या गुजरात के रियासतों के साथ आपके एकीकरण का प्रस्ताव हम रखेंगे, या आपका विलय जो मध्य भारत गुजरात या मालवा मध्य भारत एक ही है, इनके साथ किया जाएगा। लेकिन ये सभी इस मत से सहमत नहीं हुए। रियासती सचिवालय के द्वारा जो मत दिया गया था, रियासती सचिवालय ने जो कहा था, उस मत से ये सहमत नहीं हुए। और अंततः जानकारी मिलती है कि कुछ रियासतों का नाम आता है। एक तो आता है कोटा, कोटा के महाराव आप सभी जानते हो, भीम सिंह थे जिन्हें राजप्रमुख बनाया गया। इसके पश्चात डूंगरपुर रियासत, इसके पश्चात आपके झालावाड़ रियासत। जब मालवा मध्य भारत इनके अंदर ये विलय नहीं होना चाहते थे, तब कहा जाता है कि कोटा, डूंगरपुर और झालावाड़ रियासत के जो शासक थे, इन शासकों ने, या ये कह सकते हो इन रियासतों ने 3 मार्च 1948 को रियासती विभाग के समक्ष एक प्रस्ताव रखा था। और इस प्रस्ताव में इन्होंने कहा था कि ये जो रियासतें, इन रियासतों को मिलाकर और इन 2 ठिकानों को मिलाकर एक राजस्थान संघ का निर्माण करना चाहिए। क्यों इनको पूछा गया क्यों आप मध्य भारत या मालवा में विलय नहीं होना चाहते, तब इन्होंने साफ स्पष्ट मना कर दिया था कि ना तो हम मालवा, ना ही मध्य भारत और ना ही हम गुजरात में विलय होना चाहते हैं। तब कहते हैं कि रियासती सचिवालय ने इनका जो प्रस्ताव था वो स्वीकार कर लिया। लेकिन कहा इन 2 क्षेत्रों के अंदर, एक तो ये क्षेत्र था, एक था आपके ये वाला क्षेत्र, वागड़ वाला क्षेत्र। तो कहते हैं कि इन रियासतों के जो शासक थे, आपके इन रियासतों के जो शासक थे, उन शासकों ने कहा कि अगर मेवाड़ भी विलय हो जाए तो एक अच्छा संघ बन जाएगा। लेकिन मेवाड़ जो था वो रियासती विभाग की जो शर्तें थी कौन कौन सी, तो 10 लाख जनसंख्या और 1 करोड़ वार्षिक आय वाली जो शर्तें थी, उस मापदंड को ये मेवाड़ रियासत पूरा कर रही थी। इसलिए रियासती विभाग मेवाड़ सरकार के ऊपर या मेवाड़ के ऊपर दबाव नहीं बना सकता था कि वो इस संघ में सम्मिलित हो। लेकिन फिर भी इन रियासतों के शासकों के अनुरोध करने पर रियासती विभाग ने मेवाड़ महाराणा को इन्विटेशन दिया था, आमंत्रित किया था। लेकिन कहा जाता है कि मेवाड़ महाराणा ने साफ स्पष्ट मना कर दिया था। मेवाड़ महाराणा और उनके एक प्रधानमंत्री थे, मेवाड़ महाराणा के प्रधानमंत्री थे जिनका नाम था रामामूर्ति। नाम ध्यान में रखना आपको, रामामूर्ति। सवाल अगर पूछ लिया जाए एकीकरण के समय किस रियासत के प्रधानमंत्री रामामूर्ति थे, तो मेवाड़ रियासत के, या एकीकरण के समय मेवाड़ रियासत का प्रधानमंत्री कौन था, तो रामामूर्ति थे। तो कहा जाता है कि जब इन्हें ये प्रस्ताव दिया जाता है पूर्व राजस्थान संघ में सम्मिलित होने के लिए, तो मेवाड़ महाराणा द्वारा और रामामूर्ति के द्वारा इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा गया था कि मेवाड़ का 1300 वर्ष पुराना राजवंश अपने गौरवशाली परंपराओं को तिलांजलि देकर भारत के मानचित्र पर अपना अस्तित्व समाप्त नहीं कर सकता। अर्थात मेवाड़ एक अलग ही राज्य के रूप में, एक अलग ही संघ के रूप में रहेगा। हम अपने जो 1300 वर्षों का जो इतिहास है हमारा गौरवशाली, उसे हम समाप्त नहीं कर सकते। और इस प्रकार महाराणा ने इस संघ में सम्मिलित होने की बात को अपने सिरे से ही खारिज कर दिया था। और फिर मेवाड़ के अंदर बहुत सारी गतिविधियाँ हुई थी। उन सभी गतिविधियों पर हम चर्चा करेंगे कब, जब हम तीसरा चरण पढ़ेंगे संयुक्त राजस्थान, उस समय। अब यहाँ पर समस्याएं और कौन कौन सी आई तो ध्यानपूर्वक सुनते रहना आप। यहाँ पर जब राजप्रमुख का पद भीम सिंह को दिया जाता है तो तकलीफ़ होती है आपके बूंदी के शासक जिनका नाम था आपके बहादुर सिंह। अब इनके तकलीफ़ क्यों हुई, तो क्या कारण थे, ध्यानपूर्वक आप सुनना। बूंदी के बहादुर सिंह के क्या हुआ। बूंदी जो रियासत है, वास्तव में अगर हम इनके इतिहास के बारे में चर्चा
चर्चा करें, कोटा और बूंदी रियासत के इतिहास के बारे में चर्चा करें, तो कोटा से पहले अस्तित्व में आई थी बूंदी रियासत, और ये जो कोटा रियासत थी ये इसी बूंदी रियासत का ही एक पृथक भाग था, और बूंदी रियासत के ही शासकों के द्वारा इस कोटा रियासत की स्थापना की गई थी। तो इस नज़रिए से हम देखें तो बूंदी रियासत वास्तव में कोटा के एक बड़े भैया थे, जबकि कोटा छोटे भैया थे। और ये बात स्वीकार नहीं हुई कि भाई छोटे भैया राज प्रमुख बने और जो बड़े भैया थे बहादुर सिंह वो कनिष्क या फिर आप ये कह सकते हैं उपराज प्रमुख बने। ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और इसी तकलीफ़ को मिटाने के लिए बहादुर सिंह फिर जाता है किसके पास, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह के पास, और भूपाल सिंह के समक्ष जाकर पुनः ये प्रस्ताव रखा जाता है कि महाराणा जी आप इस संघ में आप अपनी रियासत का विलय कीजिए और राज प्रमुख आप बनिए। लेकिन भूपाल सिंह और रामामूर्ति ने वही जवाब दिया था जो रियासती विभाग को दिया गया था, और बहादुर सिंह निराश होकर यहाँ से चले जाते हैं और इन्हें दूसरे चरण के अंदर उप राज प्रमुख नियुक्त किया जाता है, जबकि डूंगरपुर के जो शासक थे उनको कनिष्क उप राज प्रमुख नियुक्त किया गया था। तो अपनी ये चर्चा थी अपने राजस्थान एकीकरण के दूसरे चरण के बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। मुझे उम्मीद है कि आपके एकीकरण का जो दूसरा चरण है ये आपको विस्तार पूर्वक अच्छे से समझ में आया हुआ होगा। हम आगे के तीसरे चरण पर भी अलग से चर्चा करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे कि मेवाड़ का आखिर विलय किस प्रकार किया गया, लेकिन वो सभी चर्चाएँ हम करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हम आपको जल्दी अवेलेबल करवाएंगे। और आपका सहयोग है वो हमें भी चाहिए, हम आपका सहयोग कर रहे हैं, आप हमारा सहयोग करें। हम आपको एकदम हर विषय हर टॉपिक का बारीकी से अध्ययन कराएंगे। बस हम तो आपसे बदले में यही चाहते हैं कि आप हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोरोना से बचकर रहे, घर में ही रहे, क्योंकि वर्तमान के अंदर हमारे राजस्थान के अंदर जिस प्रकार मामले बढ़ रहे हैं, भीलवाड़ा का जो मॉडल था वो वाकई में ही काबिल तारीफ़ था। वहाँ के प्रशासन ने जो कार्य किए थे वो वाकई काबिल तारीफ़ है। तो भीलवाड़ा हमारे राजस्थान का पहला कोरोना मुक्त जिला भी बन चुका है और भारत का पहला राज्य कोरोना मुक्त बना है गोवा। तो आप इन तथ्यों का भी करण के रूप में याद कर सकते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका दिन शुभ रहे।